सवाल है कि क्या भारत विरोधी यूनुस राष्ट्रपति बनने वाले हैं। सवाल तो यह भी है कि बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए कितने खतरनाक हैं, कितनी बड़ी चुनौती है। तीसरा सवाल यह है कि रहमान सरकार के अब क्या प्रधानमंत्री मोदी मित्र बन गए हैं। इस सबको आसान भाषा में समझेंगे रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला पॉइंट यही है कि भारत विरोधी यूनुस क्या अब राष्ट्रपति बनने वाले हैं। दूसरा है बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की जो जोड़ी है वो कितनी खतरनाक है। तीसरा है रहमान सरकार के क्या मित्र बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। चौथा है भारत बांग्लादेश की करीबी इतनी जरूरी क्यों है। और पांचवा है कि यूनुस की प्रॉपर्टी 12 करोड़ कैसे हो गई। इसके पीछे की कहानी क्या है, हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले नक्शा देखिए, यह है बांग्लादेश, हमारा पड़ोसी। और बांग्लादेश और जो हमारा पूरा पूर्वोत्तर है ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और ये जो आपने हमेशा सुना होगा, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में इतनी सी जो जगह है इसे कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसे चिकन नेक कहते हैं और हमेशा इस पर विवाद रहता है। अब हाल ही में क्या हुआ कि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के बेहद करीब आ गया है। अब ये तीनों मिलकर भारत के खिलाफ एंटी इंडिया यानी जो एक एजेंडा होता है वो चला रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में जो यूनुस सरकार थी वो अंतरिम थी, यानी कि वो कुछ ही टाइम के लिए थी, लेकिन इन लोगों ने तीनों ने आपस में जोड़ी बना ली। लेकिन अब बांग्लादेश में चुनाव हुए तो बीएनपी जीत गई। देखिए, बांग्लादेश में चुनाव होते हैं तो बीएनपी के तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री बनेंगे बांग्लादेश के। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के ये बेटे हैं। फिर देखिए, कुल सीटें बांग्लादेश में 299 थी। हसीना, आप जानते होंगे शेख हसीना की सरकार जिसका तख्ता पलट हुआ था। हसीना की पार्टी का नाम है अवामी लीग, जिसको चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया। तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जो कि जीती है, उसने कितनी सीटें, 299 में से 212 सीटें जीती है, यानी 2/3 बहुमत से इधर जीत हुई है। दूसरे नंबर पर आई है जमाते इस्लामी और एनसीपी का गठबंधन। अब जो जमाते इस्लामी है वो पहले बैन थी, यानी जो रेडिकल इस्लामिस्ट होते हैं, आपने शब्द सुना होगा, तो ये लोग कट्टरपंथी हैं जमाते इस्लामी वाले, और ये लोग हमेशा भारत विरोधी सोच रखते हैं। तो जो विपक्ष की पार्टी है सबसे बड़ी बांग्लादेश में, वो जमाते इस्लामी और इन लोगों के साथ एनसीपी है, यानी कि वो एनसीपी जो कि स्टूडेंट लीडर्स ने, जेनजीज ने मिलकर बनाई थी। हालांकि एनसीपी को 6 सीटें ही मिली, लेकिन आप याद कीजिए जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था तब यही सारे जेनजी प्रोटेस्ट के नाम से पूरा प्रोटेस्ट हुआ और ये उन लोगों ने ये पार्टी बनाई। इन दोनों ने मिलकर 77 सीटें जीती और अन्य के खाते में आई 8, यानी क्लियर मैंडेट जो मिला है वो तारिक रहमान की बीएनपी को मिला है। अब देखिए, इससे पहले मोहम्मद यूनुस अंतरिम मुखिया थे, यानी कि वो एक तरीके से बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर थे। उन्होंने 18 महीने में बहुत कुछ किया। उन्होंने चीन से रिश्ते गहरे किए, पाकिस्तान से रिश्ते गहरे किए, उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर दी, उन्होंने जमाते इस्लामी पर बैन हटा दिया, जमाते इस्लामी के लीडर्स को जेल से बाहर निकाल दिया, वो जो रेडिकल इस्लामिज्म है वो वापस ले आए, और कहीं ना कहीं भारत विरोधी एजेंडा बांग्लादेश में बढ़ता गया और ये लोग पाकिस्तान और चीन के करीब होते गए। अब देखिए, 5 अगस्त 2024 की बात तो आपको याद होगी कि शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। शेख हसीना 20 साल तक राज किए हैं बांग्लादेश पर, और उनको किस तरीके से ये सारे लोग घर में घुस गए थे, शेख हसीना की साड़ी कैसे, कपड़े कैसे, उनके किस तरीके से उनके पूरे घर को लूट डाला था, और शेख हसीना भागकर कहाँ आ गई, भारत आ गई। भारत ने उनको शरण दी और अभी भी वो भारत में ही है। अब देखिए, बीएनपी जो जीती है उसकी सोच भी हमेशा भारत विरोधी मानी जाती है। जो बीएनपी के तारिक रहमान जीते हैं, उनकी मां का नाम क्या है, जिनके अभी कुछ वक्त पहले ही निधन हुआ है, तो वो भी प्रधानमंत्री रही हैं। तो कहीं ना कहीं बीएनपी की सोच मानी जाती है एंटी इंडिया। अब ऐसा सोचा जा रहा है कि क्या बीएनपी भारत के साथ रिश्ते बेहतर करेगी या उनकी वही भारत विरोधी सोच रहेगी। अब देखिए, दावा तो यह भी किया जा रहा है कि भारत विरोधी यूनुस हैं जो अब राष्ट्रपति बन जाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर वो कहीं ना कहीं साथ आ जाते हैं बीएनपी के तो राष्ट्रपति पद पे उनको बिठा दिया जाएगा। हालांकि दूसरा दावा यह है कि 85 साल के हैं और ऐसा कहा जा रहा है, और इन्होंने ही देखिए चीन और पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाई है, तो शायद बीएनपी अब इनको इतना एंटरटेन नहीं करे,
यानी यूनुस को साइड रोल में ले आए। और यह भी कहा जा रहा है कि भाई यूनुस के खिलाफ जांच आयोग भी जो ये नए पीएम बने हैं रहमान, वो बिठा सकते हैं। क्यों बिठा सकते हैं? क्योंकि यूनुस के 18 मंत्रियों की संपत्ति में इजाफा हुआ है। जितने भी 18 महीने यूनुस सरकार चली है, इन लोगों के मंत्रियों की प्रॉपर्टी बढ़ गई है। यूनुस की खुद की प्रॉपर्टी 12 करोड़ रुपए हो गई है। अब कहा जा रहा है अगर इन पे एक्शन होगा ना तो ये पेरिस भागने की तैयारी में है। एक साल में लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है, यानी इन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा है। 18 महीनों में इन्होंने बांग्लादेश जिस स्थिति में था उसको और खराब कर दिया। यूनुस बांग्लादेश के एकमात्र नोबेल अवार्ड विजेता है। इनका काम इतना ही था कि उस टाइम पे जब शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था, स्टूडेंट लीडर्स उभर रहे थे, तो उस टाइम पे वो कमान संभाले, थोड़ी सी शांति लाए, वायलेंस जो हो रहा है उसको रोके और जल्द से जल्द चुनाव कराए। लेकिन इन्होंने उल्टा किया। इन्होंने पूरी जो जितना भी फॉरेन पॉलिसीज थी अपने हाथों में ले लिया। ये कह दिया कि हम अमेंडमेंट्स लेकर आ जाते हैं, उधर अमेरिका के साथ डील कर ली, उधर जो वापस से रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनको रिहा करके एक तरीके से वापस वो मूवमेंट लिया है और उन्होंने बांग्लादेश की हालत खराब कर दी। अब बीएनपी के पास ये बड़ी चुनौती है कि उसको ठीक कैसे करते हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, विल मोहम्मद यूनुस बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, नेटिजन स्पेकुलेट चीफ एडवाइजर्स नेक्स्ट। वो सब सोच रहे हैं कि एक तो यूनुस का अब क्या होगा, दूसरा शेख हसीना का क्या होगा। शेख हसीना अभी भारत में शरण पर है और अगर वो वहां पे जाती हैं, तारिक रहमान ने, हालांकि जो अभी वहां पे नए प्रधानमंत्री बने हैं बीएनपी के मुखिया, वो कह रहे हैं कि भाई हमको सौंप दो शेख हसीना को, इधर ट्रायल चलना है। लेकिन शेख हसीना वापस अगर बांग्लादेश जाती है तो उन पर डेथ पेनल्टी लगी हुई है, उनको सजाए मौत होगी वहां पर। तो कहीं ना कहीं आवामी लीग को तो, यानी जो शेख हसीना की पार्टी, उनको तो चुनाव लड़ने से ही बैन कर दिया। तो एक तरीके से फ्यूचर जो है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। लेकिन बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान की जोड़ी इतनी खतरनाक क्यों है? तो देखिए, जून 2025 की बात है जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन में त्रिपक्षीय वार्ता हुई और ये सब कुछ यूनुस ने ही करवाया। पाकिस्तान बांग्लादेश में व्यापार 27% बढ़ गया। चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला है। अभी चीन ने बांग्लादेश के साथ फाइटर जेट्स की डील की है। वो चीन जो है वो बांग्लादेश के जो फोर्सेस हैं उनको ट्रेनिंग देगा। चीन बांग्लादेश को अपने करीब करना चाहता है ताकि वो भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चला सके। और पाकिस्तान तो चीन का बेस्ट फ्रेंड है ही। अब जब हसीना की सरकार थी तो हसीना हमारी, यानी शेख हसीना हमारी पक्की दोस्त थी। तब तक भारत को ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी कि बांग्लादेश हमारे खिलाफ, यानी भारत के खिलाफ कोई एजेंडा चला सकता है, क्योंकि शेख हसीना से हमारी मित्रता बहुत अच्छी थी, प्रधानमंत्री मोदी से मित्रता अच्छी थी। तो देखिए, अब क्योंकि हसीना वहां पर नहीं है तो अब पूर्वोत्तर पर सुरक्षा खतरा हो जाता है कि चीन और जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के थ्रू, क्योंकि हमारा पूर्वोत्तर राज्य एक तरीके से पूरा, आप देखिए कि बांग्लादेश से बॉर्डर्स लगती है, तो पूर्वोत्तर की जो सीमा है उस पर खतरा हो जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के बारे में जो बता रही थी, बार बार ये दावा किया जाता है कि जो चीन है वो उस चिकन नेक के काफी करीब है। अगर चीन का कभी ऐसा हुआ और उन्होंने बांग्लादेश के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई तो वो चिकन नेक पर कब्जा कर लेंगे, पूरे पूर्वोत्तर को भारत से अलग कर देंगे, ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं। लेकिन देखिए, दावे और सच्चाई में बहुत अंतर होता है। लेकिन विवाद हमेशा होता है, धमकियां हमेशा आती है, गीदड़ भभकियां हमेशा आती हैं। अब रहमान सरकार के मित्र क्यों बने मोदी? अब क्योंकि जो सिग्नल मिल रहे हैं ना वो ये मिल रहे हैं कि अब जो नई सरकार बांग्लादेश में बनी है, मोदी सरकार, यानी कि जो भारत की सरकार है, वो उनसे मित्रता करनी चाहती है। मैं आपको बताती हूं कैसे। 17 फरवरी 2026 को शपथ ग्रहण समारोह है बांग्लादेश में। शपथ ग्रहण समारोह और जो रहमान है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। अब उन्होंने मोदी को भी न्योता दिया है, उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी न्योता दिया है और साथ में 13 देशों को न्योता दिया है। वो 13 देश मैं आपको बता देती हूँ: चीन, सऊदी, तुर्की, यूएई, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान। अब देखिए, मोदी ने तो जाने से मना कर दिया। वो इसलिए जाने से मना कर दिया क्योंकि उसी दिन जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं, उनके साथ मोदी मुंबई में बिजी रहेंगे, यानी उनके साथ उनकी मीटिंग है और पूरे दिन मोदी वहीं रहेंगे मुंबई में। तो इसलिए मोदी 17 फरवरी को बांग्लादेश तो नहीं जा सकते। हाँ, मोदी के जगह पे जो हमारे लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जाएंगे। अब सवाल ये भी उठे कि भाई मोदी क्यों नहीं जा रहे हैं, हालांकि उनके दूसरे कमिटमेंट्स हैं। लेकिन देखिए, अब वहां पर शहबाज शरीफ भी होंगे और जो पाकिस्तान के साथ जो हमारी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जंग हुई, तो उसके बाद आप सोचिए कि एक ही मंच पर शायद एक तरीके से अवॉइड भी हम करेंगे कि पाकिस्तान के साथ जो मोदी है वो शहबाज शरीफ के साथ एक ही मंच शेयर करें। खैर, 13 फरवरी को जैसे ही रहमान जीतते हैं प्रधानमंत्री
के लिए, क्योंकि वो दावेदार थे। जब बीएनपी जीत रही थी तो 13 फरवरी को तुरंत मोदी ने रहमान को फोन किया कि हम बहुत खुश हैं आपकी जीत से, और जैसे ही नतीजे आने लगे थे तो उन्होंने पोस्ट करके बधाई भी दी। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारी कोशिश है, एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं कि भाई हम रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश से करीबी हमारे लिए जरूरी है। अब मैं आपको बताती हूं कैसे हसीना, जो शेख हसीना है वो हमारे पास है, यानी जो पहले वहां से तख्ता पलट हुआ। अब शेख हसीना ने तो कहा कि ये जो बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं सब धांधलेबाजी है, ये सब इन्होंने कैप्चर कर रखा है, हम बॉयकॉट करते हैं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि आवामी लीग को तो ये बैन कर दिया है इन्होंने, लड़ने ही नहीं दे रहे हमारी पार्टी को। तो शेख हसीना इज नॉट ओके विथ इलेक्शंस, वो ठीक, वो जो ये बीएनपी सरकार बन रही है वो भी उनकी विरोधी है। तो हालांकि शेख हसीना को हम शरण देके बैठे हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है वो बेहतर रिश्ते चाहती है बांग्लादेश से। मोदी ने खालिदा जिया के निधन पर जयशंकर को अपना एक पत्र लेकर भेजा था, आपको पता है ना, पिछले साल की बात है जब खालिदा जिया का निधन हुआ, जो कि पहले प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बांग्लादेश की, और उनके बेटे ही हैं ये तारिक रहमान जो अब प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो जब खालिदा जिया का निधन हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक पत्र लिखा था और जयशंकर को वहां पर भेजा था, और वो वहां पर एक तरीके से अपनी संवेदना प्रकट करने गए थे। अब कोशिश है रिश्तों को ठीक करने की, अब कामयाब होगी कि नहीं अब वो बांग्लादेश पे भी डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि बांग्लादेश के जो तारिक रहमान है वो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बांग्लादेश का हित सबसे ऊपर रहेगा। अब अगर वो, अब मैं इसको इंटरप्रेट कर रही हूँ, अगर वो हित उनको चीन पाकिस्तान में दिखता है तो वो उनके लिए बेहतर है, भारत में दिखता है तो हमसे भी अच्छे रिश्ते। तो उनकी लाइन यही है, कोट यही है कि जो बांग्लादेश के लिए बेहतर होगा वो ही हम करेंगे। अब देखिए रहमान जो है उनकी भी स्टोरी कोई एक थ्रिलर से कम नहीं है। 20 साल बाद वापसी होती है और 17 साल तो ये लंदन में रहे हैं, यानी कि अपने देश से बाहर रहे हैं। 2006 में इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आरोप तो ये एक रैली में इन्होंने ग्रेनेड फेंक दिया था, फिर उसके बाद ये गिरफ्तार हो गए। फिर 2008 में इन्होंने कहा कि इलाज के लिए मुझे लंदन जाना है, और लंदन में जाके 17 साल बच गए। मतलब यहां रहते बांग्लादेश में तो गिरफ्तार जेल में रहते, तो वो तो निकल लिए लंदन। अब 17 साल बाद पिछले ही साल लंदन से वापस लौटे थे, 2025 में बांग्लादेश लौटे, और उसके कुछ ही दिनों के बाद मां का निधन हो गया, खालिदा जिया का निधन हो गया। उसके बाद उन्होंने बीएनपी की कमान संभाल ली और अब वो प्रधानमंत्री, और वो भी स्ट्रॉन्ग मैंडेट से बन चुके हैं। अब मैं आपको ये और बता देती हूं कि भारत और बांग्लादेश की करीबी इतनी जरूरी क्यों है। बांग्लादेश की जो 94% सीमा है वो भारत से लगती है, 94%। पूर्वोत्तर सुरक्षा बड़ा मुद्दा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अवैध नागरिकों का मुद्दा, अब वहां से कितने लोग अवैध तरीके से भागते भागते आते हैं पूर्वोत्तर में, चाहे वो असम हो चाहे वो वेस्ट बंगाल हो। आपको पता है ना, वहां पर भी एनआरसी का मुद्दा है, वहां पर किस तरीके से नागरिकता का मुद्दा है कि वो वहां से बॉर्डर क्रॉस कर करके आ जाते हैं और वो शरणार्थी हैं और वो भारत में रह रहे हैं, अवैध तरीके से आ जाते हैं। कहीं ना कहीं टेररिज्म से भी इसको जोड़ा जाता है। अब देखिए एक और चीज है, इंडो बांग्लादेश गंगा वाटर ट्रीटी। बांग्लादेश के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिए। एक ट्रीटी है 1996 की, जिसमें यह तय हुआ था कि भारत जनवरी से लेकर मई तक गंगा का जो पानी है वो बांग्लादेश में छोड़ेगा, ताकि क्योंकि वहां पर गर्मी में पानी की कमी रहती है, तो वो पानी जो है बांग्लादेश इस्तेमाल करे अपनी खेती के लिए। तो ये डील हुई थी। अब इस डील को रिन्यू होना है 2027 में। अगर बांग्लादेश ने भारत के साथ रिश्ते खराब किए तो भारत के पास ऑप्शन है, वो रिन्यू नहीं करेगा। 2027 में कहेगा कि भाई हम तो नहीं देते पानी। आपको पता है ना, पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ, हमने सिंधु ट्रीटी तोड़ दी, यानी हम अपनी नदियों का पानी अब पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं, और वहां पर पानी की किल्लत हो रही है पाकिस्तान में। अब ऐसा कुछ आतंकी हमला होगा, ये सब कुछ होगा, जंग होगी, तो हम थोड़ी ना बड़ा दिल दिखा के उनको पानी भेजेंगे। तो यही अगर बांग्लादेश ने होशियारी की तो हो सकता है कि भारत ये जो ट्रीटी है वो कैंसिल कर दे, क्योंकि 2027 में रिन्यू होनी है। तो तारिक रहमान को ध्यान रखना होगा कि भारत से वो रिश्ते कैसे रखते हैं। 2024 भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका था, हमारे बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड होता है। अब तो शेख हसीना का प्रत्यर्पण भी एक बड़ा मुद्दा है। वहां पे तारिक रहमान ये चाहते हैं कि भाई शेख हसीना को हम लौटा दें, भारत लौटा दे। लेकिन शेख हसीना क्या खुद जाना चाहेंगी वहां पर? क्या ऐसी स्थिति है? उनके लिए बड़े सवाल है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता देती हूँ। 1978 की बात है, राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने बीएनपी बनाई। 1991 से 1996 और 2001 से 2006 उनकी जो पत्नी है खालिदा जिया, उन्होंने राज किया, वो प्रधानमंत्री रहीं।
और इन्हीं के बेटे हैं तारिक रहमान जो अब प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखिए, यह समय भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। जब खालिदा जिया पावर में थी तो ऐसा नहीं है कि वो भारत के प्रति बहुत ही अच्छी थी, चुनौतीपूर्ण रहा क्योंकि पूर्वोत्तर में सीमा तनाव रहता था। यह आरोप लगाया गया है कि जो खालिदा जिया की बीएनपी है वो लोग इनडायरेक्टली और सीक्रेट समर्थन देते थे आईएसआई को, और हमारे जो बॉर्डर्स हैं उस पे तनाव पैदा हुआ था। देखिए 1999 की बात है जब खालिदा जिया बोली कि भारत हमारे मामलों में दखल ना दे, और जबकि भारत ये कह रहा था कि भाई अगर बीएनपी है जमाते इस्लामी, जो कि भारत विरोधी सोच रखती है, जमाते इस्लामी अगर उन लोगों के साथ गठबंधन करती है तो भारत की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। तो फिर उधर से खालिदा जिया बोलती है कि भाई भारत हमारे अंदरूनी मामले में दखल ना दे तो अच्छा है, क्योंकि जमाते इस्लामी ही थी जिसके कारण 1991 में खालिदा जिया पावर में आई थी, क्योंकि खालिदा जिया की बीएनपी के पास खुद के पास इतना समर्थन या बहुमत नहीं था। जमाते इस्लामी से गठबंधन किया, उन लोगों का सपोर्ट मिला, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन पाए। अब देखिए 2002 में चीन से हथियारों की खरीद को बढ़ा लिया इन लोगों ने, यानी खालिदा जिया ने, यानी चीन से करीबी बढ़ा ली। 1992 में बाबरी गिरी तो बीएनपी ने संसद में लिटरली वो बाबरी गिरने के खिलाफ उन्होंने संसद में पेशकश की थी, वो विरोध में उतरे थे संसद में। बेटे रहमान बोले कि बांग्लादेश का हित सबसे ऊपर है, उसके आगे कुछ नहीं। तो अब इस पे क्या समझा जाए कि आगे बांग्लादेश और भारत के रिश्ते कैसे होंगे, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का जो पोस्ट है ये साफ ये बताता है कि कैसे उन्होंने वार्म कांग्रेचुलेशन बोला, कैसे उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट में खड़े हैं, हम रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। ये देखिए किस तरीके से कि जो दोनों पड़ोसी हैं उन लोगों का हिस्टोरिकल जुड़ाव है, कल्चरल जुड़ाव है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो ये साफ बता रहा है कि भारत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ये देखना है कि बांग्लादेश क्या हमारी जो ये कमजोर नब्ज है ना कि वो अगर चीन और पाकिस्तान के साथ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करेगा तो भारत थोड़ी ना दोस्ती रखेगा, और अगर वो इन सारी चीजों को बैलेंस में रखता है तो हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश एक बार फिर से करीब आ जाए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।